हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक आपका स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। दैट मींस हम स्टेबिलिटी देखते हैं कोऑर्डिनेशन कोई भी कॉम्प्लेक्स है सॉल्यूशंस में कैसे होगी उसकी फैक्टर अफेक्टिंग। ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कीजिए और कौन सी फैक्टर पे अफेक्टिंग होता है। तो 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वीबीटी है, सीएफटी है, उनसे क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, जो हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 to 4 लेक्चर्स करवाए हैं, तो वो चैनल प्लेलिस्ट में जाके जाओगे ना तो क्लास 12 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हमने जितने भी चैप्टर्स 12th के अभी तक करवाए हैं, लाइक सॉल्यूशन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स वाला, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, तो वो सारे आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग तो बाद में ही थिंग्स है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। देखो, वैसे तो ये 2 टर्म्स मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की जो वीडियोस डाली थी ना, जहाँ पे हमने इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वहां से आप वो वीडियोस चेक कर लेना। आज के जो आपकी 12th में जितना आने वाला उतना हम करवा देंगे। ठीक है, तो देखो, सिंपल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड, मान लो ये अपना कंपाउंड है, ये अपना सॉल्यूशन है, अभी सॉल्यूशन में अपना कंपाउंड कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो होती है स्टेबिलिटी। जैसे हमने 2 टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर्ट होते हैं, एक लेबाइल। लेबाइल क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं। इनर्ट आपके स्लो, जो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स वाला भी हम यहाँ पे डिस्कस, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के लेवल पे हमें उस टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है, बट 12th में जितना है उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आप समझो कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि कितना एग्जिस्टेंस आपका रहेगा, कि मेटल है आपका और ये लिगेंड के साथ में कितना एसोसिएशन है उसका, मेटल और लिगेंड के साथ एसोसिएशन, और कितने टाइम तक एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो, आपको पता है कि मॉलिक्यूल है, मान लो ये आपका मेटल, मान लिया ये लिगेंड है। अब इनके बीच में अगर एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। अगर उनके बीच में जो जुड़ाव है, एसोसिएशन है, वो ज्यादा है, तो ज्यादा इसको बाइंड करे रखेगा, तो ज्यादा टाइम तक ये सॉल्यूशंस में रहेगा, टूटेगा कम। क्यों, तभी हम बोलते हैं ना, मान लो एक बॉन्ड है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, एक बॉन्ड है जो वीक है, कोई भी अनदर आया तो वीक वाले को तो जल्दी से ब्रेक करके वो टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, बांधने वाला बंदा वीक, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो मतलब आप स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स ये समझ सकते हो, कितना जुड़ाव है मेटल का और लिगेंड का, कितना एसोसिएशन है, और वो किसी सॉल्यूशन में डालते हो तब कितने टाइम तक एडजस्ट करता है, तब बोलते हैं स्टेबल है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो वो मॉलिक्यूल दोनों स्टेबल है आपस में। अगर एक वीक है, अच्छा सा थोड़ा सा कुछ भी आया तो वो ब्रेक हो गया अपने। तो स्टेबिलिटी मतलब कितने टाइम तक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशंस के अंदर, कितना उनके बीच में एसोसिएशन है, मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में। तो उनको डिसाइड करने के लिए जो स्टेबिलिटी कितना है, उसको हमें कांस्टेंट की टर्म में के हम बोलते हैं, जिसको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। बाद में हम इसको लॉग बीटा की टर्म में मेजर करते हैं। जो लॉग बीटा होता है ना, वो मेजर ही करता है आपका कि स्टेबिलिटी कितनी है कॉम्प्लेक्स की, वो हम आगे बताएंगे। अब लॉग बीटा को लॉग की टर्म में करते हो ना, तो ये आता है आपका log K1, log K2, K3, या सिंपल बीटा में करो तो आप K1, K2, K3 की प्रोडक्ट होता है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि K1 K2 होता क्या है। मैं कोई जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, मान लो मैंने लिख लिया कॉपर 2+ ले लिया और मैंने NH3 ले लिया। अब कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका कॉपर NH3 4+, चार्ज वगैरह आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये मान लिया मैंने 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया अमोनिया के, ये जनरल से रिएक्शंस लिख रहे हैं। अब इसके लिए मेरे को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना है। तो आपको सिंपल हमने पहले ही बताया, जैसे हम रेट कांस्टेंट लिखते हो आप, जैसे के होता है आपका, ये कैसे होगा, रेशियो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट को नापना कॉपर NH3 4, ये +2 चार्ज वाला, और रिएक्टेंट को नापना कॉपर +2+ है, और यहाँ पे कितना है NH3, और इसका कोफिशिएंट आप पावर में लिख सकते हो, जो Ln है, यहाँ पे पावर 4 थी। तो ये हो गया अपना के, मतलब रेशियो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बाय रिएक्टेंट की कितनी है, उसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं आपका। ठीक है, ये के होता है। अब जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही अपना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। दैट मीन जो स्टेबिलिटी होती है ना कॉम्प्लेक्स की, वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने टाइम, मतलब जो के की वैल्यू मान लो एक कॉम्प्लेक्स के लिए 5 आ रही है, के लिए 10 आ रही है, तो 10 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मेटल और लिगेंड सारी चीज सेम है ना, तब हम ये फैक्टर देख रहे हैं। आगे हम फैक्टर फैक्टिंग देखेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब सिंपल सा माइंड में ये देखो कि के क्या होता है, रेशियो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। ठीक है, और के डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। के जितना ज्यादा होगा उतना ही अपना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू ग्रेटर है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन एक के लिए। अब इनको हम 1 by 1 कैसे करते हैं। अब मान लो कि मैं जर्नल एक लिखूं, सिंपल कोई भी। अब मान लो कि मैं लिखूं मेटल प्लस में L है और इक्विलिब्रियम में चलता है सारा थिंग, तो ये हो गया आपका Ml। अब मैं फिर से मुझे रेट कांस्टेंट इसका मान लिया हमने K1 है, Ml है, उसमें मैं L डाल रही हूँ,
तो ये आपका कितना हो गया, Ml2 हो गया। ठीक है, अब मैं Ml2 में 1 ml डाल दूंगी तो आपका Ml3 हो जाएगा, 1 ml और मैं 3 में L डाल दूंगी तो Ml4 हो गया। जैसे हम मेटल अपनी कौन थी, हमने पीछे बनाया था कॉपर थी, और L कौन था, लिगेंड, तो H3 था जो कॉम्प्लेक्स, तो ये मेटल हो गया, L हो गया। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स इसके लिए लिखा था। तो इनके लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट, इसका K2 है, इसका K3 है, K है। अब हमें ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, कि तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालते हो, इनकी मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस आपका K1 इंटू K2 इंटू में K3 इंटू में K4, और इसी ओवरऑल को जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसी को हम टर्म करते हैं बीटा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को ये बताता है। K1 कितना है, K2 कितना है। देखो काइनेटिक हम रेट की टर्म या रेट नहीं देख रहे हैं, आप डिस्टेंस देख रहे हो कितने टाइम तक रहेगा, थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है मेटल लिगेंड्स के साथ में सॉल्यूशन में कितना रहने वाला है। तो जो बीटा होता है ना वो प्रोडक्ट है रेट कांस्टेंट। फर्स्ट का कितना था, मैं मान लो पहला लिगेंड आया तब अटैचमेंट के रेट कांस्टेंट कितना था, सेकंड का कितना, थर्ड का, फोर्थ का, तीनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपने जितना भी रेट कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी बीटा। और अगर लॉग में लेंगे तो आपको पता है कि लॉग में एडिटिव, तो log ऑफ बीटा इज इक्वल टू log ऑफ K1 इंटू K2, log A इंटू B क्या होता है, log ऑफ A प्लस log B, तो हम वो log की टर्म में लिखते हैं ना, तभी आता है log बीटा, log K1, log K2, log 3। अब वैसे हम इसको बता दिया कि आपने ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, log बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही आपका, कई बार क्या होता है कि दो रिएक्शंस मिलेंगे आपको, K की वैल्यू गिवन होगी, आपको पूछ ले कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताओ, तो K की वैल्यू कहीं ज्यादा दिखे आपको तब आप बोल दोगे कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, log बीटा वैसे एक पैरामीटर भी होता है, आपका अभी तो नहीं है, बीएससी में हम पढ़ते हैं कि log बीटा की वैल्यू अगर 8 से ज्यादा हो जाती है तो स्टेबल है, अगर बिलो आ जाती है 7 या 8 से तो आपको वो अनस्टेबल बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये तो सिंपल हमने बताया है कि है क्या ये एक्चुअल में, और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, K1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने थिंग्स देख ली है। अब हम देखते हैं कि आपका ये फैक्टर कौन से अफेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो आप फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो हमने बोल दिया कि K की वैल्यू के डायरेक्टली है स्टेबल, तो जो K है ना वो भी कोई फैक्टर पे तो डिपेंड कर रहा होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर का, तो यहाँ पे आप बोलोगे चार्ज, चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा ना, सिंपल सा फैक्टर याद रखो, हाई चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ही स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की। अब मान लो मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ जिसके ऊपर चार्ज +3 है, दूसरे पे +2 है, तो +3 वाले का रेट ज्यादा मिलेगा आपको। तो सिंपल सा क्या देखना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सा फंडा रखना है, क्योंकि एग्जाम से आप इन डिटेल नहीं जा सकते कैसा क्या हुआ, बस सिंपल से याद रखो अभी के लिए, इन डिटेल हम कोई वीडियो बनाएंगे चार्ज के ऊपर। ठीक है, वैसे तो इसमें हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बट आपको अभी समझ नहीं आएगा इतना। तो देखो चार्ज ऑन मेटल कर दिया, फिर हम करते हैं साइज, साइज के ऊपर। तो ये याद रखो यहाँ पे कि करते हो कि देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है वहां पे, तो चार्ज डेंसिटी कहीं पे इंक्रीज हो रही है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा लगेगी, जहां पे चार्ज डेंसिटी कम है मॉलिक्यूल पे उसके लिए कम लगेगी। अब साइज का इनवर्स रिलेशन याद रखो, छोटी साइज है ना, अगर स्मॉल साइज है तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, लार्ज साइज है तो रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो साइज के आप समझ सकते हो कि साइज के इनवर्सली होता है आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, साइज जितनी बड़ी होगी तो उतना ही आपका रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो सिंपल सा माइंड में रखो चार्ज बाई साइज का, कि चार्ज के डायरेक्टली होता है और साइज के इनवर्सली, चार्ज जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा, साइज अगर ज्यादा है तो कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है आपका। अगर आपको ये लग रहा फास्ट लग रहे हो तो आप स्पीड को, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, वहां से कम करके भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आप फास्ट करवाते हो, मैं ट्राई तो करती हूँ थोड़ा फास्ट की, बट कई स्टूडेंट्स ज्यादा फास्ट वाले, तो आप नॉर्मल स्पीड पे अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आप प्लेबैक को ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज का, आपको रिलेशन पता चल गया। इसी में आपका एक आता है इरविन विलियम सीरीज, जो साइज के फैक्टर को ही बताती है। उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है, लेकिन देखो अब मैंगनीज वाले कॉम्प्लेक्स का देखा गया, आयरन का देखा गया, कोबाल्ट का देखा गया, निकल का देखा गया। अब हम करते तो यहाँ पे कॉपर आना था और फिर आपका जिंक आना था। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यहाँ जिंक आ जाएगा, यहाँ कॉपर आ जाता है, क्योंकि इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, उसकी वजह से जो जिंक 2 वाला है ना उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि 13 आपको पता है 3d10 होता है आपका, तो 2 लॉस करो तो स्टेबल है, तो इसमें इसीलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ज्यादा इसका रेट कांस्टेंट। ये आपका साइज का जो ऑर्डर होता है आपका, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इसी को हम इरविन विलियम सीरीज कई बार 2 मार्क्स में आपसे पूछ लें तो आप ये बता सकते हो साइज वाले फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब लिगेंड्स का है, उसमें अगर आपको समझ तो नहीं आएगा, वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 फैक्टर कर लोगे। एक तो आपने साइज का देख लिया, एक आपने चार्ज का देख लिया, एक हम देखेंगे बेसिसिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब देखो बेसिसिटी का मतलब सिंपल तो आपको पता है कि बेसिक
है कोई भी चीज, मतलब डोनेशन पावर। हम देखो कोई भी टू टर्म है, मान लो इसको कंपेयर करना है बेसिक में, कौन बढ़िया बेसिक होगा, तो बेसिक का मतलब क्या, कितना अच्छे से वो डोनेट कर पा रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर है या कुछ भी इलेक्ट्रॉन वो देने वाला, एसिड लेता है बेस देता है, तो कौन जितना बढ़िया से आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको मोर बेसिक बोलेंगे। तो आपको देखना है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपना बेसिक होगा, जो ज्यादा इजिली डोनेशन, तो वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आप समझ सकते हो कि बेसिसिटी की डायरेक्टली होती है अपनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही अपना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप बेसिक में, और इसमें ये फैक्टर भी देख सकते हो आप, जो एनायनिक लिगेंड होते हैं ना आपके, जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इनमें अंदर फैक्टर स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके डायरेक्टली होता है, चार्ज के और साइज के, सेम फैक्टर रहेगा। जितना ज्यादा चार्ज रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, जितनी ज्यादा साइज रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम। तो चार्ज वाला साइज का रखो, बेसिसिटी रखो, इरविंग विलियम्स सीरीज का थोड़ा बता देना। लिगेंड में क्या होता है, हाँ, और इसमें एक फोर्थ फैक्टर होता है आपका चिलेट इफेक्ट। चिलेट मैंने पहले भी कोऑर्डिनेशंस में बताया था कि देखो आप क्या करते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है, एक लिगेंड है, उनका बॉन्ड देखते हो। अब कोऑर्डिनेशन हम लोग राउट करते हो ना, तब पता होना चाहिए आपको लिगेंड यूनिडेंटेंट है, बाई है, उसके ऊपर डिपेंड। तो चिलेट कब मिलता है, जब बाइडेंटेंट से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा डोनेशन पावर कहाँ पे है, मान लो आपका हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है, EDTA है, या आपका और मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, तो चिलेशन जो को बनाता है, चिलेशन में क्या होता है, एक रिंग सी बन जाती है, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूल है ना चिलेट बनाते हैं, तो चिलेट से आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कई बार आपसे पूछ ले डिफाइन चिलेट इफेक्ट क्या होता है, कब होता है, तो दो तो एग्जांपल याद रखो, कौन सा कॉम्प्लेक्स चिलेशन को शो करता है, चिलेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और मेनली आपका ये 5 और 6 मेंबर में ही देखा जाता है, मतलब 5 और 6 मेंबर में ज्यादा फेवरेबल, ज्यादा स्टेबल होता है आपका चिलेशन से। तो चिलेशन का भी थोड़ा सा आप लिख सकते हो वहां पे, हाँ एग्जामिनर को लगे कि इसको बच्चों को पता है कि चिलेशन का भी कुछ फैक्टर हो सकता है। एक होता है आपका मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, वो पढ़ने की इतनी वो नहीं है, पढ़ना चाहते हो उसमें सिंपल ये होता है कि मान लो एक आपका कोई लिगेंड है, मतलब एक साइक्लिक बन रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, और एक विदाउट साइक्लिंग, तो साइक्लिक वाला ज्यादा, बट ये कब होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रही हो। कई बार हम क्या देख लें, मान लो कि एक ये मेटल मान लिया मैंने, यहाँ पे बड़ी बल्कि ग्रुप लगा दिए, ठीक है, बल्कि लगा दिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, तो स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट तभी लगता है कोई कॉम्प्लेक्स साइक्लिक रिंग बना रहा हो, बट लिगेंड का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रही हो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब आपका जो साइक्लिक वाला है उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एसाइक्लिक वाले से। तो ये आप लिगेंड में भी लिख सकते हो। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहले हमने क्या देखा, चार्ज देखा, साइज देखा, लिगेंड का देख लिया हमने। इसमें क्लास A एक्सेप्टर और B एक्सेप्टर भी होते हैं, कि एक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते उसको आप छोड़ दो, अभी तक नहीं करना आपको, ठीक है। ये कर लिया आपने, चिलेशन बता सकते हो, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बता सकते हो, आपका बेसिसिटी बता सकते हो। तो 4 फैक्टर डिस्कस कर दोगे। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट है क्या, पहले आप बताओगे क्या मतलब होता है, फिर आप बताओगे K के रूप में कैसे एक्सप्लेन करते हो, फिर बीटा से कैसे रिलेट करते हो, log बीटा क्या होता है, log K1, log K2, log K3 होता है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो इसमें तो ये आपका हो जाएगा इसमें कंप्लीट। फिर आपका 1 टॉपिक ही और रहेगा, फिर आप कोऑर्डिनेशन आपके कंप्लीट, जैसे आपका पूछ सकते हैं कि चार्ज किसकी वजह से आता है, और कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स के लिए कर रहे थे, तो उसके भी हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।